मोहनलाल जी की उम्र 70 साल थी, लेकिन फिर भी वह हर सुबह शहर के चौराहे पर अपनी छोटी सी चाट की दुकान लगाते थे। उनका बेटा रवि और बहू प्रिया दोनों ही शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। मोहनलाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके रवि को पढ़ाया लिखाया, उसे एक अच्छा जीवन दिया। रवि की शादी भी बड़े धूमधाम से हुई थी और वे अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक आलीशान बंगले में रहता था, जिसे मोहनलाल जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बनवाया था। रवि और प्रिया दोनों को ही मोहनलाल जी की दुकान से आने वाली मामूली आय पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। प्रिया अक्सर रवि से कहती, ये क्या पापा का रोज का काम है, ठेला लेकर सड़क पर बैठना, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा बेटा होकर भी बाप से काम करवाता है। रवि भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। एक दिन उसने अपने पिता जी से कहा, पापा अब आपकी उम्र हो गई है, आप आराम करिए, ये ठेला लगाने का काम अब छोड़ दीजिए। मोहनलाल जी ने कहा, बेटा ये मेरी कमाई है, मैं इसी से अपने खर्च चलाता हूँ और तुम लोगों पर बोझ नहीं बनता। रवि ने कहा, कैसी बात करते हो पापा, हम कौन सा आपको भूखा रखेंगे, अब आप घर में आराम करिए। मोहनलाल जी ने अपने बेटे की बात मान ली और अपनी चाट की दुकान बंद कर दी, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। रवि और प्रिया ने उन्हें घर में नौकर की तरह रखना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही प्रिया उन्हें चाय पकड़ाकर पूरे घर की सफाई करने को कहती। सफाई करने के बाद ये सारे जूठे बर्तन धो दीजिए, प्रिया आदेश देती, और ये मत भूलिएगा कि खाने को तभी मिलेगा जब सारा काम खत्म हो जाएगा। मोहनलाल जी को अब 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। कभी कभी तो बचा हुआ खाना ही दिया जाता और वो भी कई घंटों बाद। उन्हें अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय घर के काम करने के लिए। एक दिन जब मोहनलाल जी को बहुत भूख लगी तो वो रसोई में गए, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। रवि और प्रिया ने उन्हें दूर से ही देख लिया और उन पर चिल्लाने लगे, क्या करने आए हो रसोई में, तुम्हें कहा था ना अपने कमरे में बैठो। प्रिया चिल्लाई, अगर मुफ्त में खाना है तो काम करना सीखो। मोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया था और आज वही बेटा उन्हें पराया मान रहा था। उनका पोता करण, जो शहर से बाहर पढ़ाई करता था, जब घर वापस आया तो उसने अपने दादाजी की ये हालत देखी। उसने देखा कि उसके माता पिता किस तरह दादाजी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक शाम करण ने अपने दादाजी को चुपके से अपने कमरे में बुलाया। दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? करण ने पूछा। आप यहाँ नौकर की तरह क्यों रह रहे हैं? मोहनलाल जी ने रोते हुए अपनी सारी कहानी करण को बताई। करण ने तुरंत एक वकील से संपर्क किया और सारी अपनी पढ़ाई का खर्चा अपनी पॉकेट मनी से ही चलाता था। उसी पैसों से वकील की फीस भर दी। उसने अपने माता पिता के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत केस दायर किया। जब रवि और प्रिया को कोर्ट का नोटिस मिला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये क्या है? ये नोटिस किसने भेजा? रवि ने घबराते हुए पूछा। मोहनलाल जी और करण कोर्ट में पेश हुए। वकील ने जज को सारी बात बताई कि कैसे रवि और प्रिया ने
अपने पिता की सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें घर से निकाल दिया था। हालांकि वो फिलहाल घर में ही रह रहे थे, लेकिन एक कमरे तक सीमित थे और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। जब कोर्ट में मोहनलाल जी ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया तो जज भी भावुक हो गए। जज ने रवि और प्रिया को कड़ी फटकार लगाई। तुम्हें अपने पिता की सेवा करनी चाहिए थी, ना कि उन्हें इस तरह से तंग करना चाहिए था। जज ने कहा, ये घर और सारी संपत्ति तुम्हारे पिता की है। अगर तुम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। अचानक रवि और प्रिया को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि उनका लालच उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहनलाल जी का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस तुम लोग मुझे सम्मान दो और घर में भरपेट खाने को दो, मुझे यही काफ़ी है। करण ने अपने माता पिता को चेतावनी दी, अगर अगली बार आपने दादा जी को परेशान किया तो मैं आप दोनों के खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई करूँगा। इस घटना के बाद रवि और प्रिया बदल गए। उन्होंने अपने पिता की देखभाल करना शुरू कर दिया और उन्हें पूरा सम्मान दिया। मोहनलाल जी की जिंदगी में अब शांति आ गई थी। रवि और प्रिया ने अपने व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव कर लिया था। अब प्रिया हर सुबह मोहनलाल जी के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बनाती और रवि ऑफिस जाने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वह घर जो कुछ महीने पहले तक कलह और तनाव का केंद्र था, अब प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ रवि और प्रिया के अंदर तक ही सीमित नहीं था, उनकी कंपनी में भी चीज़ें बदलने लगी थी। रवि और प्रिया दोनों ही अपने अपने काम में बहुत मेहनती थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी मेहनत का श्रेय खुद ही लिया था और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनका अहंकार और लालच उन्हें दूसरों से दूर रखता था। एक दिन उनकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण था कि अगर इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए तो कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा होगा। रवि और प्रिया दोनों को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन टीम के बाकी लोग उनके साथ काम करने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। वे उनसे सहयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि रवि और प्रिया ने पहले कभी किसी की मदद नहीं की थी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आ रही थी और काम पूरा नहीं हो पा रहा था। रवि और प्रिया दोनों बहुत तनाव में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे जानते थे कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। एक रात रवि बहुत परेशान होकर अपने कमरे में बैठा था। मोहनलाल जी ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? रवि ने अपने पिता को सारी बात बताई। पापा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये प्रोजेक्ट अगर पूरा नहीं हुआ तो हमारी नौकरी जा सकती है। मोहनलाल जी ने शांति से कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने एक बात सीखी थी, कोई भी काम अकेले नहीं होता। लोगों के साथ मिलकर काम करो, उनका सम्मान करो, उनकी मदद करो, तभी वे तुम्हारी मदद करेंगे। मोहनलाल जी की बात सुनकर रवि को अपनी पुरानी गलतियां याद आईं।
अगले दिन रवि और प्रिया ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को बुलाया। उन्होंने सबके सामने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। हम जानते हैं कि हमने आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमने हमेशा अपनी ही सोची, लेकिन हमें एक और मौका दीजिए। हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहते हैं। टीम के सदस्यों ने उनकी ईमानदारी देखकर उनका साथ देने का फैसला किया। सबने मिलकर काम किया और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया। कंपनी के मालिक रवि और प्रिया के साथ साथ पूरी टीम से बहुत खुश हुए। कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और रवि और प्रिया को उनकी मेहनत और बदले हुए व्यवहार के लिए सम्मानित किया गया। रवि और प्रिया को अब यह समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों का विश्वास और सम्मान कमाना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने पिता से सिर्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सीखा था। कुछ सालों बाद रवि ने अपने पिता के नाम पर एक वृद्धा आश्रम खोला, जिसका नाम मोहनलाल शांति धाम रखा। वह हर साल अपने पिता के जन्मदिन पर उस वृद्धा आश्रम में एक बड़ा भोज आयोजित करता था, जहां वह खुद अपने हाथों से बूढ़े लोगों को खाना खिलाता था। मोहनलाल जी को अपने बेटे पर गर्व था। उन्हें एहसास हुआ कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन्होंने अपनी मेहनत से जो सिखाया था वह उनके बेटे ने आखिरकार अपना लिया था। मोहनलाल जी की ज़िंदगी अब एक नई दिशा ले चुका था। वे अब सिर्फ एक सम्मानित पिता ही नहीं बल्कि अपने बेटे रवि और पोते करण के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। रवि का खोला हुआ वृद्धा आश्रम मोहनलाल शांति धाम दिन ब दिन और लोकप्रिय होता जा रहा था। रवि ने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज में कुछ अच्छा योगदान देना भी बना लिया था। एक दिन मोहनलाल जी को उनके पुराने दोस्त राम प्रसाद मिले। राम प्रसाद भी एक समय बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके बेटे और बहू ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली थी और उन्हें घर से निकाल दिया था। राम प्रसाद जी अब एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहे थे और अकेलेपन से जूझ रहे थे। मोहनलाल जी ने राम प्रसाद की हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत राम प्रसाद को अपने घर बुलाया और उन्हें अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। राम प्रसाद ने पहले तो मना किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे रवि और प्रिया पर बोझ ना बन जाएं, लेकिन मोहनलाल जी के समझाने पर और रवि प्रिया के सम्मान भरे व्यवहार को देखकर वे मान गए। रवि और प्रिया ने भी राम प्रसाद का बहुत स्वागत किया। उन्होंने राम प्रसाद को अपने परिवार का सदस्य मान लिया। रवि ने उन्हें अपने वृद्धाश्रम में एक महत्वपूर्ण पद दिया, जहां राम प्रसाद अपने अनुभव से बाकी बुजुर्गों की मदद कर सकते थे। मोहनलाल जी ने राम प्रसाद को सलाह दी कि वे अपने बेटे के खिलाफ कोई कानूनी कदम न उठाएं। उन्होंने कहा, समय सबको सबक सिखाता है राम प्रसाद, धैर्य रखो। जिस तरह मेरे बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ, उसी तरह तुम्हारे बेटे को भी होगा। और हुआ भी वही। कुछ सालों बाद राम प्रसाद के बेटे ने अपने बिजनेस में भारी नुकसान उठाया। उनका सारा पैसा डूब गया और वे सड़क पर आ गए। जब उन्हें लगा कि अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें अपने पिता की याद आई। वे शर्मिंदा होकर राम प्रसाद से मिलने आए। राम प्रसाद के बेटे ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने सब कुछ खो दिया। राम प्रसाद ने अपने बेटे को
माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। रवि ने भी उसे अपने ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी दे दी। इस तरह कर्म का फल सामने आया और एक और परिवार का टूटना बच गया। मोहनलाल जी ने अपने पोते करण को यह सब दिखाया और समझाया। उन्होंने करण से कहा, बेटा, धन दौलत कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन अच्छे कर्म, सम्मान और दया हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आज तुम्हारे माता पिता और राम प्रसाद का परिवार फिर से एक हुआ है। ये सब अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। करण ने अपने दादाजी की बात को गांठ बांध लिया। वह जानता था कि उसके दादाजी ने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल दिया था। मोहनलाल जी अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिनकी कहानी ने कई लोगों को सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।